क्लास 10th की जो विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा पेपर है। ठीक है, ऑफिशियल पेपर्स हैं ये। ठीक, क्वेश्चन पहला क्या बोल रहे हैं, आपको बहुविकल्पी के प्रश्न दे रहे हैं, आंसर बताना है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 CaO COH COH का होल ट्वाइस। तो चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है ना। नेक्स्ट, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यानी कि वो क्या है, अम्ल है। और अम्ल क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? ठीक है, जाइलम मतलब जल, याद रखिएगा। फ्लोएम मतलब खाने का वहन के लिए, तो जाइलम जल। तो जाइलम का जो कार्य होता है जल का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना है, चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ा रखा है। कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर? तो क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है सेंटीमीटर में ना 100/f, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। तो 100f का मान दे रखा है आपको, ये f का मान दे रखा है 50, 50 दूनी 100, 2 डायप्टर होगी। क्या होगी? 2 डायप्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ से थोड़ा अलग क्या लग रहा है, नाभिकीय ऊर्जा, ये नहीं है। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQs भी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप एक बार ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन। उस धातु का नाम और संकेत लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो सामान्य ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है ना, वो होती है पारा। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है? Hg, मरकरी अंग्रेजी में कहते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक लिंगी का अगर मैं बताऊं, ठीक है, एक लिंगी का मैं बताता हूँ पपीता। जो पपीता है वो एक लिंगी है, और उभयलिंगी आपका हो जाएगा सरसों। ठीक है, कह रहे हैं 1 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो हमें क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 में दिया है, हमें क्या दे रखा है बच्चों? विभवांतर दे रखा है, V दे रखा है 1 वोल्ट। ठीक है ना, और आवेश का मतलब Q दे रखा है 1 कूलम। कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य यानी कि W निकालना है कि नहीं? और W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर V इंटू Q। तो V का मान है कि, Q का मान है कि 1 एकम 1। ठीक है, तो 1 जूल कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 जूल आंसर आएगा। कह रहे हैं उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा कौन बनाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, आवर्धित बनाता है और सीधा बनाता है अवतल दर्पण। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देखें। कह रहे हैं ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? तो ओजोन के क्षय के लिए कौन सा उत्तरदायी माना गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखने हैं। तो 2 प्रमुख उपयोग क्या है? जैसे मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना बच्चों। साबुन कागज़ के उद्योग में, कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जल की जो स्थायी कठोरता होती है ना, उसको भी दूर करने के लिए ये धोने के सोडे का उपयोग है। अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं, तो पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो उस टाइम पे दिया जाता है। फिर जो बेकरी होती है ना, बेकरी में भी काम आता है। तो ये आप लिख देना 2 उपयोग। कह रहे कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों का नाम बताना है। देखो ये क्या है?
कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ ओ एच यानी कि ओइक अम्ल, तो बिट प्लस ओइक अम्ल, ठीक है, नाम के बाद में यही जुड़ता है ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटोनोइक अम्ल। नेक्स्ट पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देखो, यहाँ से नंबर, यहाँ से पास आ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप, और लास्ट में नाम के बाद में क्या लगेगा, आइन, प्रोपाइन। और नंबरिंग किस पर है, 1 पर है, ट्रिपल बॉन्ड तो 1 कर देना, तो प्रोपाइन 1, प्रोपाइन 1, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिलेगी। तो बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगले प्रश्न में आ जाइए, कह रहे धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ठीक है। शिरा जो होता है ना, शिरा वो क्या होता है, रुधिर को अंगों से हृदय में लेके जाती है ना। और धमनी क्या करती है, रुधिर को ना हृदय से अंगों में ले जाती है, ठीक। और शिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है, और फेफड़ों में जाने वाली धमनी के अतिरिक्त सब में क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ये हर साल एग्जाम में आता है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, है ना। ऐसे आज बनाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा होता है, मैं बना के दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, आप देख लेना। ऐसा यहाँ से होता है, ऐसा ऐसा, है ना, मैं तो भूल चुका हूँ बनाना, तो आप देख लेंगे, तो ऐसे ऐसा करके होता है, ठीक है। और नामांकित चित्र बनाना है, ओके। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव के जनन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जनन के लिए कोई विशिष्ट भाग नहीं होता, डीएनए की प्रतिलिपि भी नहीं होती है इनमें, और एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन, इनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय में। और बहुकोशिकीय में क्या होता है बच्चों, लैंगिक जनन नहीं होता, अच्छा लैंगिक जनन होता है इनमें, ठीक है। जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं ऊतक होते हैं, डीएनए प्रतिलिपि पाई जाती है इनमें, ठीक है। और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है बहुकोशिकीय में, ठीक, ये लिख देना आप। अगला प्रश्न है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेती है, मोटर द्वारा 2 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा का मान परिज्ञात करना है, ठीक है। सो बहुत ही आसान प्रश्न है, और हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो हमें दिया है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें देखो 220 है, तो विभवांतर में दे रखा है 220, ठीक है। एक का मतलब एम्पियर, विद्युत धारा का मान दे रखा है 5 एम्पियर, 2 घंटा, समय जो हमें दे रखा है 2 घंटा, ठीक है। घंटे को हमें बदलना है मिनट में, 60 से गुणा करेंगे, मिनट को फिर बदलना है सेकंड में, तो 6 दूनी 12 छंग 72, 25 इतना सेकंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 घंटे मोटर द्वारा वह ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो वह ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है W बराबर वो होता है PT, वो क्या होता है PT, और P बराबर क्या होता है VI, P बराबर सूत्र क्या होता है VI, ठीक है। जो दे रखा है उनमें संबंध लगा के बनाना है। तो P का मान दे रखा है प्रश्न में 200, सॉरी P का मान होता है VI ना, P क्यों लिख रहा हूँ, VI, V का मान दे रखा है 220, I का मान दे रखा है 5, ठीक है। और यहाँ समय दे रखा है हमें ये 72, 7200, ठीक है। इन सब के आपस में गुणा कर दो, तो 22 पंजे 110, पीछे से 0, और ये आगे 72, ठीक है।
गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 एकम 72 और 72 एकम 72 7 लग जाएगा 792। जैसे 1 2 3 4 इतना जूल। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, दिष्ट धारा के दो स्रोत के नाम बताइए। तो विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको लिखना है। किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसने, दिष्ट धारा के दो स्रोत के नाम, तो दो स्रोत लिख दो। जो शुष्क शैल होता है, जो विद्युत शैल होता है, ये उसके दो उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो +2 है, मतलब आवर्धन जो है, आवर्धन क्या होता है, h/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ दे रखी है हमें, तो इस और +2 है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि 2 है ना, +2 है, तो इससे ये दुगुना प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, इससे दुगुना बनाएगा, क्योंकि अनुपात है ना, इससे काटोगे तभी तो 2 आएगा। तो बिंब से, ये h क्या होता है, बिंब, और h' क्या होता है, प्रतिबिंब। तो बिंब से ना 2 गुना प्रतिबिंब, 2 गुना बड़ा और आभासी बनाएगा प्रतिबिंब, ये आप लिख दोगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमें क्या बोला है, हमें वन्य एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण दीजिए। तो वन्य तथा वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि के लिए और पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये आप लिख दोगे। और क्या लिख सकते हो, हमें वनों से क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलती है ना, और अनेकों कच्चे सामान मिलते हैं जो दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, ये आप लिख दोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो हर साल आते, कह रहे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित करने के लिए देखो, पहला वाला जैसे Zn, ठीक है, फिर क्या है AgNO3। अब ये ना इसको खोल देना होता है, Zn 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ से N2 और यहाँ से 3 दूनी 6 O6 प्लस यहाँ क्या है Ag। अब देखिए, यहाँ एक Ag है, यहाँ एक Ag है, यहाँ एक Zn है, यहाँ एक Zn है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ N2 है, तो यहाँ पर भी N1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, N2 हो गया, Ag लेकिन 2 हो गया। ठीक है, तो Ag को 2 बनाने के इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, बाकी संतुलित हो गया। तो संतुलित करने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, क्या है, एल्यूमिनियम CuCl2। ठीक है, फिर क्या है AlCl3 प्लस Cu। देखो, इधर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, इधर एक एल्यूमिनियम है, इधर भी एक एल्यूमिनियम है, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम 3 है और यहाँ एल्यूमिनियम 2 है। तो इस 3 का गुणा इधर कर दो और इस 2 का गुणा इधर कर दो, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, कॉपर यहाँ पर 2 हो गया, तो इसको भी कॉपर 2 बना दो। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, इधर भी 2 बना दो, संतुलित हो गया सब। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 3 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया और इसमें भी 2 से गुणा किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत ही शानदार है, BaCl2, फिर है K2SO4, तीर का निशान, फिर क्या है BaSO4, फिर है KCl। यहाँ एक भी है, यहाँ एक भी है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है। ठीक, अब देखिए, फिर क्लोरीन को 2 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हो गया संतुलित। सिर्फ हमें इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। ठीक है, कोशों में लिखना है, फ्लोरीन है ये। ठीक
ठीक है। तो प्रथम कक्ष में 9 2 होते हैं, द्वितीय कक्ष में 9 में से 2 घटा देंगे 7, अधिकतम 8 होते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट 15 है, तो प्रथम में 2 आते हैं, द्वितीय में 8 आता है, अधिकतम 2 8, और 10 हो गए तो तीसरे में 5 आएगा। कैल्शियम 20 है ना, तो प्रथम में 2 होता है, द्वितीय में 8, फिर हम अधिक तीसरे में 8 लेते हैं, 18, और ये आखिरी में 2। विन्यास हो गया आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखना है। किसके गुण के आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे, इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, उसको जरूर देखना अगर आपको अच्छे नंबर लाने विज्ञान में तो। ठीक है, तो बहुत से अंतर होते हैं धातु और धातु में, 3-4 अंतर तो आपको लिखने ही लिखने होंगे। ठीक है, या फिर ये करना है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, 1 नंबर में पूछा गया, तो उसका नाम है CaO, चूना। इसका नाम क्या है? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट ख आपसे क्या पूछ रहे हैं, ख नंबर में ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से भी क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं ना, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, उदाहरण दूं, तो सबसे फेमस उदाहरण है Al2O3, जिसे हिंदी में पूरा नाम है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक आता है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड के फेमस उदाहरण है। अगला प्रश्न बोला, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नामोल्लेख कीजिए और प्रत्येक का कार्य भी लिखिए। तो क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग लिख दिए। अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य होता है बच्चों? ये संवेदी अंगों के संदेशों को प्राप्त करता है और सभी पेशीय और ग्रंथियों अंगों को उचित कार्यवाही करने का आदेश देता है। अग्र मस्तिष्क, आप ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है। और जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, वो क्या करता है? ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक, और जो पीछे पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। ये इसके मुख्य कार्य हैं, ये आप लिख दोगे। अगला प्रश्न टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं हर साल। मुकुलन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो मुकुलन क्या होता है? आपने हाइड्रा देखा होगा, है ना, ऐसी हाइड्रा होती है, ऐसी, है ना, ऐसी हाइड्रा होती है। तो ये जो हाइड्रा होती है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते होते पूरा जो तालाब होता है वो भर जाता है। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने पूरा चित्र की मदद से समझा रखा है, तो आप चैप्टर वाइज जो बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें देखना। कायिक प्रवर्धन में क्या होते हैं? कटिंग करते हैं, है ना, कटिंग करके लगाया जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है ना, तो ये होती है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित और संचालित करने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, और इन्हीं को हम पादप हार्मोन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो ऑक्सिन, जिबरेलिन। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, ये आप लिख देना है। अगला प्रश्न है, संलग्न परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है और कुल धारा निकालनी है। हर साल प्रश्न आता ही आता है। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, R2 और R3 एक के नीचे हैं, तो ये समांतर क्रम में, चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R' बोल देता हूँ,
बट्टे वाला सूत्र लगेगा 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मान 1/15, इसका मान 1/30, तो लॉसअप आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 एक कम 2, 30 एक कम 30, 1 एक कम 1, 3/30, 3 एक कम 3, 3 ढाई 30 है ना। 1/R', R' एक कम R', 10 एक कम 10, 10 ओम हो गया। तो ये जो R1 है और ये जो R' है ये जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और फिर R1 और R' किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, एक के साथ एक जुड़ गए। अब R1 व R' श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता, जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, डायरेक्ट जुड़ता है। R1 प्लस R', 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 ओम। यह आ जाएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला वाले में क्या बोला, कुल धारा, धारा यानी कि आई निकालना है। ठीक है, इसमें कितने की बैटरी लगी पड़ी है, 3 की, तो V हमें दे रखा है 3 वोल्ट। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। हमें निकालना I का मान, तो वो हो जाएगा V/R। तो V का मान हमें दे रखा है 3 और R का मान हमने निकाला 15, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। ठीक है, तो भाग देंगे 5 दूनी 10, पॉइंट का 2 एम्पियर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना आसान था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, राइट, किस लिए विभक्त होती है, क्यों विभक्त होती है, वो आपको बताना है। देखो, जब सूर्य के प्रकाश जब कांच की प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, आपने देखा होगा ये कांच का प्रिज्म ऐसा होता है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश आती है ऐसे और अपने रंगों में विभक्त हो जाती है और मुड़ के स्थान से और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बैनिया पीनाला। तो ये क्यों होता है, सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरता है ना, तो उसके दूसरी ओर स्थापित एक पर्दे पर सप्तवर्ण प्रतिरूप प्राप्त होता है, और इसको ना स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, बैनी पीनाला, और इसी के कारण श्वेत रंग का विक्षेपण हो जाता है। ये आप लिख देंगे अपने आसान शब्दों में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बढ़ा रखी है चैप्टर वाइज, अगर आप देखोगे तो सब मिलेगा। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। देखो, सूर्य जब यहाँ से उगता है और यहाँ से जब छुपता है, तो दोनों स्थिति में ये क्षैतिज दिशा होती है। इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये है ना। जब तुम यहाँ पे खड़े हो या यहाँ पे खड़े हो, जब तुम यहाँ पे खड़े हो यहाँ से उग रहा है, और जब यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे छुप रहा है। दोनों ही स्थिति में ना इसके प्रकाश को तुम्हारे आँख तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। क्योंकि लिखो के कारण क्या लिखो, जब सूरज उगता है या छुपता है तो दोनों स्थिति में सूरज क्षैतिज के समीप होता है, और इस स्थिति में सूर्य की प्रकाश की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए। और जब वो आंखों तक पहुंच रही थी तो पर्यावरण में उसके प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन के कारण जो रोशनी हमारे आँख तक पहुंचती है उनमें सबसे अधिक मात्रा लाल रंग की होती है, और इसी वजह से हमें सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ लाल प्रतीत होता है। ये आप लिख दोगे आसान भाषा में। अगला क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये लिखना है या तो ये करना है। ठीक है, हर साल आता है, हर साल। तो क्या होता है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है, यानी कि निकट और दूर की वस्तुओं को देख पाता है, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, और इससे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर होता है 1/F। F आपका फोकस दूरी होता है, और इसकी मात्रा P की है ना, लेंस की क्षमता की मात्रा डायोप्टर होती है। टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा, जब एक बंद कमरा होता है उसमें एक छोटी सी जगह पूरा अंधेरा है, यहाँ से एक छोटी जगह, और इस छोटी सी जगह से क्या आता है, रोशनी आता है, तो इसमें धूल के सारे कण दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है,
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, जल विद्युत संयंत्र हो गया, है ना, ये सब आपके क्या है, पारंपरिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन में आपको कोयला, पेट्रोल, ये सब प्राकृतिक गैस है ना मिलते हैं। तो ये सब इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र क्या होता है, वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप जो तंत्र हमें मिलता हुआ दिखाई देता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र घटक दो होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब आता है। तो उसको अपने शब्दों में वर्णन करके लिख देना। नेक्स्ट जो हर साल आपके एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो इसको रट लीजिए, ये हर साल एग्जाम में आ ही जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, देखो आपके एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो इसे ना क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें मिलता है CH3COH, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट ये पहला क नंबर हो गया। दूसरा ख नंबर है, एथेनोइक अम्ल से एस्टर, ये हमें एथेनोइक अम्ल मिला है, ये एथेनोइक अम्ल है CH3COH। इस पे हमें क्या मिलाना है, एथिल अल्कोहल मिला देना है, C2H5OH, फिर से मिला देना है। तो हमें क्या मिल जाता है, CH3COO C2H5, ये हमारा एस्टर है। ये क्या है, एस्टर। और क्या अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। गौ नंबर पे क्या बोला है, एथेनॉल से एथिलीन। एथेनॉल हमारे पास क्या है, C2H5OH। हमें एथीन बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा C2CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारा एथीन है और हमें पानी अलग मिल जाएगा। नेक्स्ट एस्टर से एथेनॉल बनाना है, एस्टर से एथेनॉल बनाना है, ये हमारा एस्टर है ऊपर, है ना, गौ नंबर में। तो एस्टर लिया आपने CH3CO C2H5, ये एस्टर का सूत्र है। इसमें आप पानी मिलाएंगे और फिर गर्म कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिडिक अम्ल मिलेगा, CH3COH मिलेगा और क्या मिल जाता है, एथेनॉल मिल जाता है C2H5OH, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 4 नंबर में आए रखी है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया था उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, और मेंडलीव के परमाणु उसमें क्या रखा गया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ये दो मेन अंतर है। और उसके बाद तुलना करनी है ना, सब कुछ। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या थी, ये बताना है। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद नहीं लागू होता था। और न्यूलैंड ने क्या माना था कि प्रकृति में ना सिर्फ 56 तत्व है। 56 तत्व है क्या, नहीं, आगे चलकर और भी हमें बहुत सारी मिल गई। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के संदर्भ में वर्ग तथा आवर्त में अंतर लिखिए। तो वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, उसके बारे में अंतर लिखना है। चैप्टर नंबर 5 में मैंने करा रखा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाइए। अवटु ग्रंथि कहाँ होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है, वो बताना है। या फिर एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाना है। ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो बच्चों, ये चीज़ें चैप्टर वाइज तो मैंने करा ही रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेपर है इसका सोल्यूशन विद आंसर्स आपको चाहिए, तो अगर आप हमारा कोर्स परचेज कर रखे हैं तो आपको मिल जाएगा, जो कि 99 रुपीज़ का है, ठीक है। एक ही बार देना होता है फीस, उसमें आपको मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन विद आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है बच्चों, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए। 5 नंबर में हर साल आता है ये, ठीक है। या फिर इसे रट लीजिएगा, ये हर साल आता है, हर साल। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्य तौर पर होने वाले 2 सुरक्षा उपायों को लिखिए। सुरक्षा उपाय में क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज लगाते हैं,
है ना। भूसंपर्क तार लगाते हैं, इसके बारे में लिखना है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, ये बताना है। या फिर ये न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का एक अंकिक प्रश्न है जो कि पूछा गया, अंकिक प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ अभी। और 30वां क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर का संरचना बनाना है, सौर कुकर, ठीक है। सौर कुकर के उपयोग के लाभ, हानि और सीमाओं का उल्लेख करना है, 5 नंबर में पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल की प्लस में। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने यानी कि वी दे रखा है, ठीक है। लेंस से सामने बोला है तो माइनस के 10 सेंटीमीटर होगा, और यू नहीं दे रखा है, यू आपको निकालने के लिए बोला है। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, आवर्धन, ये सब ज्ञात करना है आपको। क्या है, लेंस है तो लेंस सूत्र से लिख देंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको पता है, 1/v, अच्छा 1/f लिख देता हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है। आपको u निकालना है, ये नेगेटिव का इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला इधर आके नेगेटिव। v का मान है माइनस के 10, f का मान दे रखा है माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 कम 3, 15 दूनी 30, 2 कम 2, तो यहाँ से बचा माइनस 1/30। तिरछे गुणा करेंगे, यू का मान आ जाएगा माइनस के 30। तो बिंब के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा यू का मान। वस्तु जो होगी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी, लेंस के सामने, माइनस सामने और प्लस आता है तो पीछे, और यू का मान हमेशा नेगेटिव में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमसे क्या बोल रहा है, आवर्धन निकालो। आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u, है ना, और v/u ये आपका सूत्र होता है लेंस के लिए। तो v का मान क्वेश्चन में अभी हमने क्वेश्चन में दे रखा था माइनस के 10, और u का मान अभी हमने निकाला 30, 0 0 कटा तो m का मान आ गया 1/3, ठीक है। m का मान 1/3 आ गया, m का जो मान है वो 1 से छोटा है, 1/3 से छोटा होता है, तो आप क्या लिखोगे, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का क्या है, 1/3 होगा, ठीक है, ये आप लिख दोगे सिंपल। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आने वाले टाइम में, और मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है चैप्टर वाइज, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए और इन पेपर्स के सोल्यूशन चाहिए, हर एक क्वेश्चंस का डिटेल में PDF फॉर्मेट में, तो आप हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, 99 रुपीज़ वाला, जिसमें आपको एक ही बार पेमेंट, ये तो ऑफ़र चल रहा है अभी, 99 रुपीज़ ऑफ़र चल रहा है, एक ही बार पेमेंट करनी होती है आपको। मेरा नंबर है फ़ोनपे 8265971820, इसी नंबर पे आपको फ़ोनपे करना होगा, ठीक है, UPI, और करने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, मैं आपको सारा कंटेंट इस नंबर पर सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सअप में, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।